नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 के बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के दोस्तों, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों हर बार बजट से संबंधित कोई न कोई दोस्तों एक या दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों, बजट से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी यूपीपीएससी, यूपी पेट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आज हमारे चैनल को ज्वाइन करते साथ ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में बजट 2022 से संबंधित प्रश्नों की। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो बजट शब्द है दोस्तों, इस बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ये जो बजट शब्द होता है, बजट शब्द का आपके पास ऑप्शन है कि पैसों का थैला, कपड़े का थैला, चमड़े का थैला या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो बजट शब्द होता है इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होगा दोस्तों? चमड़े का थैला। दोस्तों, फ्रांसीसी शब्द है बजट, और दोस्तों बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, वह क्या होगा? सही होगा। जी दोस्तों, वित्त मंत्री के द्वारा दोस्तों प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं संबंधित दोस्तों ये जो बजट शब्द है, यह बजट शब्द दोस्तों इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में दोस्तों जो बजट की व्यवस्था की गई थी, इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, किसको भारतीय व्यवस्था का जनक कहते हैं। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है असबॉर्न स्मिथ, जेम्स विल्सन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों ये जो जेम्स विल्सन है दोस्तों, इन्हीं को भारतीय बजट व्यवस्था, दोस्तों इन्हीं के द्वारा दोस्तों भारतीय संदर्भ में जो बजट व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की गई थी। इसीलिए दोस्तों जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी चलिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में पेश किया था। तो दोस्तों अभी हमने जेम्स विल्सन की बात भी की कि जिनको भारत के जनक, बजट के जनक के रूप में जानते हैं दोस्तों, इन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से दोस्तों, जो कि भारत पर कंपनी या फिर व्यापार के दोस्तों इसने स्थापना की थी 1600 में, और इसी के कंपनी के दोस्तों जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने दोस्तों कब बजट पहली बार प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो वह किया आपके पास ऑप्शन है 1850, 1860, 1870 और 1880। तो दोस्तों जेम्स विल्सन द्वारा दोस्तों यह बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था 1860 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न आपसे इसी टॉपिक से कई सारे अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं। अच्छा, कैसे, यह भी जान लीजिए। जैसे में प्रश्न ये बन सकता है कि भैया ये बताइए कि भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा कब किया गया। प्रश्न आपका उत्तर है 1860 में। दूसरा प्रश्न, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो नाम ध्यान रखेंगे, यह प्रस्तुत किया गया है जेम्स विल्सन के द्वारा। कब किया गया? 1860 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। दोस्तों तो ये जो आप सभी जानते हैं, पहले जो बजट का सत्र था दोस्तों वह था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में दोस्तों। तो यह इस शुरुआत जो है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों ये जो होगा दोस्तों बजट सत्र होगा, वित्त वर्ष होगा दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 1857 में, कि 1864 में, कि 1867 में या फिर 1880 ईस्वी में। किस वर्ष इस प्रकार के वित्त वर्ष की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो जो 1867 है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1867 में दोस्तों पहली बार जो वित्त वर्ष है जिसकी दोस्तों
टाइमलाइन वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती थी दोस्तों। उस वित्त वर्ष की शुरुआत इसी 1867 ईस्वी में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चले दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत का अर्थात भारत के स्वतंत्रता के पश्चात पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला बजट प्रस्तुत किया, कि सी राजगोपालाचारी ने पहला बजट प्रस्तुत किया, या फिर दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया, या फिर सी डी देशमुख ने प्रस्तुत किया। किसने दोस्तों पहला बजट स्वतंत्र भारत का प्रस्तुत किया है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जिनका नाम है दोस्तों आर के षणमुखम शेट्टी, दोस्तों इन्हीं के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप लोग रखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करा कि गणतंत्र भारत का, देखिएगा स्वतंत्र भारत अर्थात 1947 के बाद का पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, गणतंत्र भारत। भारत गणतंत्र कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अर्थात गणतंत्र के पश्चात जब भारत रिपब्लिक बना, भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के राष्ट्राध्यक्ष बन गए दोस्तों, तो उसके पश्चात भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, या फिर सुकुमार सेन। तो दोस्तों पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था गणतंत्र दिवस के पश्चात दोस्तों, वह था आपके जॉन मथाई के द्वारा। जी दोस्तों, जॉन मथाई ने भारत में गणतंत्र के पश्चात जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों, उसके पश्चात पहला बजट यह प्रस्तुत किया था। किसने, जॉन मथाई ने। वहीं पर दोस्तों यदि प्रश्न आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के पश्चात किसने किया था, तो आर के षणमुखम शेट्टी, जबकि यदि गणतंत्र के पश्चात पूछेगा तो जॉन मथाई। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया हो दोस्तों, तो वह प्रधानमंत्री दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दोस्तों पहली बार यह ऐसे प्रधानमंत्री बने दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया था संसद में दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। मतलब दोस्तों ऐसी पहली महिला वित्त मंत्री की बात पूछा है दोस्तों जिन्होंने यूनियन बजट प्रस्तुत किया हो। तो दोस्तों वह आपके पास ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, या फिर मीरा कुमार। तो दोस्तों यह जो पहली वित्त मंत्री हैं जिन्होंने यूनियन बजट प्रस्तुत किया था वह थे दोस्तों इंदिरा गांधी। दोस्तों पहले वित्त मंत्रालय और दोस्तों प्रधानमंत्री का पद इंदिरा गांधी ने अपने पास रखा था। और दोस्तों प्रथम ऐसी महिला वित्त मंत्री बनी दोस्तों इंदिरा गांधी जिन्होंने दोस्तों ये यूनियन बजट पेश किया था बतौर प्रथम महिला वित्त मंत्री के रूप में। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है। अर्थात दोस्तों अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक बार किस व्यक्ति ने बजट प्रस्तुत किया है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी, या फिर पी चिदम्बरम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा मोरारजी देसाई। जी दोस्तों मोरारजी देसाई ने दोस्तों क्या किया था कि सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया है हमारे संसद में। लगभग 10 बार इन्होंने दोस्तों बजट प्रस्तुत किया है। इसलिए दोस्तों अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वह व्यक्ति बन गए दोस्तों मोरारजी देसाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसने समाप्त किया। दोस्तों सन 2000 तक दोस्तों
क्या किया जाता था कि जो बजट प्रस्तुत किया जाता था ये शाम को 5 बजे तक प्रस्तुत किया जाता था। तो दोस्तों ये जो परंपरा थी यह एक अंग्रेजी परंपरा थी, जो कि हमने अंग्रेजी परंपरा से इसको धारण किया था, बजट प्रस्तुत करने की 5 बजे वाली जो परंपरा है उसको। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये है कि इस परंपरा को समाप्त किसने किया कि नहीं भैया 5 बजे बजट अब प्रस्तुत नहीं होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, या फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों उस समय जो बजट शाम के 5 बजे अंग्रेजी व्यवस्था के अनुसार दोस्तों प्रस्तुत किया जाता था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक करिएगा यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया दोस्तों। तो यह ऑप्शन आपके सामने है कि प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, या फिर निर्मला सीतारमण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, समाप्त किया है 5 बजे वाली व्यवस्था को अटल बिहारी वाजपेयी ने। 5 बजे के स्थान पे दोस्तों सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया गया। किसने यह पेश किया था दोस्तों पहली बार, तो यह किया था उस समय के तत्कालीन यशवंत सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, यशवंत सिन्हा के द्वारा दोस्तों यह किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं। तो दोस्तों लगातार हाल ही में चौथी बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री बनी है दोस्तों, वह तत्कालीन दोस्तों जो वित्त मंत्री है वह कौन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण। जी दोस्तों, निर्मला सीतारमण को द्वारा दोस्तों क्या किया गया है कि पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री बनी दोस्तों जिन्होंने लगातार चौथी बार बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी यही है। प्रथम पूर्णकालिक यदि महिला वित्त मंत्री होगा जिनको अलग से वित्त मंत्रालय दिया गया है तो निर्मला सीतारमण। यदि ऐसे पूछेगा कि प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी भी दोस्तों वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम पे है। तो दोस्तों बजट तो प्रस्तुत किया ही, साथ में दोस्तों बजट प्रस्तुत करने के साथ ही इन्होंने अभी तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, और वह आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, जसवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम, सुमित्रा महाजन, या फिर निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों अभी तक जो सबसे अधिक लंबा भाषण दोस्तों दिया है वह दिया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। जी दोस्तों ध्यान रखिएगा, और निर्मला सीतारमण एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने लगातार 4 बार बजट प्रस्तुत किया है। साथ में यह प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में भी जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतरिम बजट जो है दोस्तों को और क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट, मिनी बजट, हाफ बजट, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अंतरिम बजट होता है उसको हम लोग वोट ऑन अकाउंट और मिनी बजट कि दोनों के रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग किया गया था। पहले दोस्तों ये जो रेल बजट और आम बजट था ये एक साथ एक ही बजट में मिक्स करके दोस्तों आता था, लेकिन पहली बार किस ऐसे आयोग ने, किस समिति ने सिफारिश किया कि ये जो रेलवे बजट है यह आम बजट से अलग रूप से प्रस्तुत किया जाए। ध्यान रखिएगा, तो आपके सामने ऑप्शन है हंटर समिति, मुदिमन समिति, अन्य ऑप्शन है दोस्तों
हिल्टन युवा समिति और एक्वर्थ समिति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा एक्वर्थ समिति। जी हाँ दोस्तों, एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर दोस्तों पहली बार क्या किया गया था कि जो रेलवे बजट है यह आम बजट से इसको अलग कर दिया गया था। अब देखिए यही प्रश्न आपसे एग्जाम में दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1924 में पहली बार आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। और दोस्तों यह किस कमेटी ने, तो एक्वर्थ समिति दोस्तों, उसके सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों तो पहले आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग प्रस्तुत होता था, अब एक साथ प्रस्तुत होता है। तो प्रश्न ये है कि रेलवे बजट और आम बजट को पहली बार संयुक्त रूप से पेश करने वाले वह वित्त मंत्री कौन है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण या फिर प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों जो अरुण जेटली हैं दोस्तों, तत्कालीन जो दोस्तों समय के वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली के द्वारा ही दोस्तों पहली बार आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले वह प्रथम वित्त मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट, मतलब कि उसमें पेपर का यूज नहीं हुआ है, नो यूज ऑफ पेपर इन द बजट, पेपरलेस बजट दोस्तों प्रस्तुत किया गया। तो कब पेश किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 2019, 2020, 2021, 2022। दोस्तों पहली बार पेपरलेस जो बजट यूज किया गया था दोस्तों, पेश किया गया था, वह सन 2021 में पेश किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तब एक प्रश्न और निकल सकता है कि भैया अभी तक हमारी संसद में कुल कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक जो पेपरलेस बजट है वह कितनी बार प्रस्तुत हुआ है दोस्तों, तो 2021 से तो शुरुआत ही हुई है और अभी चल रहा है 2022। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुल 2 बार अभी तक दोस्तों ये जो पेपरलेस बजट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कितनी बार दोस्तों, 2 बार। ठीक है, 2021 में पहली बार और 2022 में दूसरी बार। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है रघुराम राजन, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, अजय भूषण पांडे या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। दोस्तों जो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वह आपके हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरण। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरण दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में आम बजट जो 2022-23 में संसद में पेश किया गया दोस्तों, यह किसके द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है अरुण जेटली या फिर निर्मला सीतारमण या फिर दोस्तों राजनाथ सिंह या फिर जयंत सिन्हा। तो दोस्तों यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है 2022-23 के लिए दोस्तों, जो आम बजट यह प्रस्तुत किया गया है वर्तमान की तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका जो दोस्तों बी होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2022 संसद में कब पेश किया गया है। दोस्तों हाल ही में ये जो केंद्रीय बजट 2022 है संसद में कब पेश किया गया दोस्तों, तो बीते 1 फरवरी को दोस्तों, बीते 1 फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दोस्तों केंद्रीय बजट 2022 हमारे संसद में क्या किया गया है, पेश किया गया है। ध्यान रखिएगा कब, 1 जुलाई 2022 को, सॉरी 1 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि जो ये केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया, इसके अनुसार किसी भी तरह की जो डिजिटल एसेट्स होंगे उनके ट्रांसफर होने वाली आय पर अब कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई डिजिटल एसेट्स जो कि ट्रांसफर होने वाली आय होगी उस पर सरकार अब कुल 30% का टैक्स लेगी। 30% टैक्स लगाया गया है ऐसे डिजिटल एसेट्स पर जो कि ट्रांसफर होने वाली आय से संबंधित होंगे। दोस्तों कितने प्रतिशत का, ध्यान रखिएगा
30% उस पर टैक्स लगेगा। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आगामी 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। तो दोस्तों 3 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है और इन 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त तो ये जो नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा चुकी है दोस्तों, ऐसी 400 ट्रेनों की शुरुआत की जाने की अनुमान लगाई गई है इस नए बजट में 2022-23 के बजट में। दोस्तों खैर अभी तो फिलहाल रेलवे की जो हालत है, देश की जो संपत्ति की हालत है वह क्या है, कैसे है, कोई छुपा नहीं है, लेकिन पहले से वास्तविकता में रेलवे में सुधार भी हुए हैं, ये भी नो डाउट अलग से चीज़ों को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा रेलवे का क्या चीज़ें हैं। खैर ये 3 वर्षों में 400 ट्रेनें बनती हैं नहीं बनती हैं ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस आम बजट के द्वारा दोस्तों जो रेलवे बजट है उसके अनुसार जो 3 वर्ष अगले होंगे उन 3 वर्षों में भारत सरकार लगभग 400 ऐसी नई वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का अनुमान लगाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों इस बार का जो केंद्रीय बजट 2022-23 है तो 2023 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि कुल 25,000 किलोमीटर तक के हमको हाईवे को हम लोगों ने क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। कितने तक दोस्तों, 25,000 किलोमीटर तक। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की मांग जो दोस्तों ये अब अगले 3 सालों में कितनी होगी, तो आपके सामने ऑप्शन है 100, 300, इसके अलावा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 400 या फिर 500। दोस्तों कुल ऐसे 100 पीएम गति शक्ति जो कार्गो टर्मिनल है दोस्तों उसकी निर्माण की बात कही गई है अगले 3 वर्षों में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 100 है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक 12 ऐसे टीवी चैनल है दोस्तों जो कि ई विद्या के रूप में पीएम ई विद्या दोस्तों जो स्कीम है उसके 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें अभी तक कुल 12 चैनल शामिल थे टीवी चैनल, लेकिन दोस्तों अब इस बजट के बाद दोस्तों कुल ऐसे 200 टीवी चैनल जो होंगे दोस्तों उनकी स्थापना उनकी शुरुआत की जाने वाली है पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम के योजना के अनुसार। पहले 12 था, अब कितना बढ़ा कर दिया गया है, 200 कर दिया गया, इसलिए आपको यह नंबर्स ध्यान में रखने होंगे 12 से 200। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। तो दोस्तों ये जो 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल की जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इस बार जो उसकी वृद्धि का अनुमान रखा गया है वह रखा गया दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर जो डी में है 9.2 परसेंटाइल। कितना रखा गया दोस्तों, 9.2 परसेंटाइल का यह अनुमान रखा गया है कि इस बार दोस्तों जीडीपी का इतना अनुमान रखा गया है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद भी उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो कितना अनुमान लगाया गया भैया, 9.2% का। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो केंद्रीय बजट 2022-23 इस बार का प्रस्तुत किया गया, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ घरों को लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया जाएगा। दोस्तों ऐसे कितने घर होंगे दोस्तों जिनको जो कि इस लाभार्थी के रूप में इनको नामांकित किया जाएगा, तो आपके सामने ऑप्शन है 20,000 ऐसे होंगे लोग होंगे,
30,000 घर होंगे, 50,000 होंगे कि 80,000? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुल 80,000 घरों को लाभार्थियों के रूप में नामांकित किया जाएगा। और दोस्तों यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित होंगे, इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी होगा 80,000 वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम आवास योजना के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? ये दोस्तों पीएम आवास योजना जो कि गरीबों के आवास संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करता है दोस्तों। तो इस साल के जो केंद्रीय बजट है उसमें इस पीएम आवास योजना के अंतर्गत कुल 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब ये वास्तविक रूप में कितने व्यक्तियों तक, कितने लाभार्थियों तक पहुंचता है, ये अलग मांग होगी, ये अलग स्वरूप होगा। खैर आपको ध्यान रखना है कि 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पीएम आवास योजना के अंतर्गत इस बार प्रदान किया गया है इस केंद्रीय बजट में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कुल कितने रुपए आवंटित किए गए? किस सेक्टर में दोस्तों? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 लाख करोड़ के, कि 5 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, कि 6 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं दोस्तों, कि 7 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तो दोस्तों इस बार के केंद्रीय बजट में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कुल 5 लाख करोड़ रुपए दोस्तों क्या किए गए हैं, यह आवंटित किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 5 लाख करोड़ रुपए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सेक्टर में दोस्तों? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। पीएम आवास योजना में कितना गया है? 48,000 करोड़। 5 लाख करोड़ गया किसमें दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आपके हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। अगला प्रश्न दोस्तों कि केंद्रीय बजट 2022-23 कुल कितने रुपए का बजट है? इस बार कुल कितना रुपए इसमें इंपॉर्टेंट है भैया? तो भैया ध्यान रखिएगा 39.45 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों यह क्या है, इस बार का केंद्रीय बजट जो है दोस्तों यह क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ए होगा, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राज्यों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो दोस्तों इस बार का जो केंद्रीय बजट 2022-23 है इसके अनुसार जो राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाने वाली है, तो आपके सामने ऑप्शन है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़। तो दोस्तों इस बार के केंद्रीय बजट में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाने की बात कही गई है। किसको दोस्तों? राज्यों को। कितना राशि? तो 1 लाख करोड़ रुपए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सोलर पावर उत्पादन के लिए कुल कितने रुपए की मदद की बात की गई है? तो दोस्तों इस बार जो सोलर पावर उत्पादन के लिए बजट में जो पैसे आवंटित किए गए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैं 17,500 करोड़ रुपए, 18,500 करोड़ रुपए, 19,500 करोड़ रुपए की 20,500 करोड़ रुपए। दोस्तों तो इस बार सोलर पावर उत्पादन के क्षेत्र में केंद्रीय बजट के द्वारा दोस्तों 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात रखी गई है। कितना दोस्तों? 19,500 करोड़। किस क्षेत्र में? तो सोलर पावर उत्पादन के क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार हर घर नल से जल के लिए वर्ष 2022-23 में कुल कितने रुपए आवंटित किए गए? तो दोस्तों यह जो हर घर नल से जल वाला योजना है दोस्तों इसके लिए जो कितने रुपए आवंटित किए गए, तो आपके सामने ऑप्शन है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ की 80,000 करोड़। तो दोस्तों इस बार जो हर घर नल जल के लिए दोस्तों जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पैसे लागू किए गए हैं, आवंटित किए गए दोस्तों, तो वह कुल पैसे 60,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार व्यापार सुगमता
के लिए कितने बेकार कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इस आम केंद्रीय बजट के द्वारा दोस्तों इस बार का जो कई सारे ऐसे व्यापार हैं जिनको वो कानून हैं जो कि व्यापार सुगमता को बाधित करते हैं और ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाएगा। तो ऐसे कितने कानून हैं जिनको को समाप्त करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 1200 की 1486 कि दोस्तों 1600 या फिर 1800। तो दोस्तों इस बार 1486 ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाएगा दोस्तों जो कि व्यापार सुगमता को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 1486 होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो दोस्तों एक वर्ष के जो केंद्रीय बजट है भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण, तो प्रश्न सीधे सीधे मोटे तौर पर यह है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपके सामने आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 115। तो दोस्तों अनुच्छेद 112 जो है दोस्तों यह बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण की। किसकी बात करता है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण की। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि इसी को मोटे मोटे तौर पे सभी लोग क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं। यदि आपके एग्जाम में मोटे मोटे तौर पे प्रश्न आए कि बजट शब्द का प्रावधान किस आर्टिकल में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा बजट का जो प्रावधान है हमको ये आर्टिकल 112 में मिलता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के समानार्थी है, इसीलिए हम लोग इसे बजट के रूप में भी जानते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ संविधान में बजट शब्द का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि बजट 2022 में भारतीय कंपनियों के द्वारा भरे जाने वाले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको हम लोग डीडीटी टैक्स भी बोलते हैं, इसको 15% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों यह जो बजट है 2022 का, जिसमें भारतीय कंपनी डीडीटी टैक्स भरते हैं जो कि पहले 15% था दोस्तों, इस बार इसको घटाकर कितना कर दिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 2%, 3%, 5% या फिर नील। नील का मतलब शून्य। तो दोस्तों अब से ये जो डीडीटी टैक्स है यह नहीं लगेगा, अर्थात अब यह क्या कर दिया गया है, नील कर दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डीडीटी टैक्स का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है दोस्तों, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। दोस्तों डीडीटी टैक्स के रूप में हम लोग इसे जानते, पहले 15% था, अब क्या हो गया है, नील हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, तो दोस्तों ये संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बजट शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 123 में या फिर किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है दोस्तों जिसमें बजट शब्द का उल्लेख किया गया हो, बल्कि क्या किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद 112 में है उसका प्रयोग किया गया है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा कि किसी भी अनुच्छेद में नहीं दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में जारी बजट 2022 के अनुसार कोर बैंकिंग सिस्टम पर कुल कितने डाकघर आने वाले हैं। कितने डाकघर इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है 1.2 लाख डाकघर, 1.4 लाख डाकघर, 1.5 लाख डाकघर या फिर 1.8 लाख डाकघर इस कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 1.5 लाख दोस्तों जो डाकघर हैं यह अब कोर बैंकिंग सिस्टम पर आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि बजट 2022 में निर्मला सीतारमण द्वारा
पेश देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की घोषणा की बात की गई है। तो दोस्तों देश में शिक्षा बढ़ावा के लिए इस बार कौन सा दोस्तों क्या स्थापना की बात कही गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कही गई है, कि ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कही गई है, या फिर नेशनल स्कॉलर्स फाउंडेशन की बात कही गई है, या फिर दोस्तों स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की बात कही गई। दोस्तों तो इस आम बजट में जो शिक्षा के बढ़ावे के लिए दोस्तों बात की गई है, तो वह स्थापना की बात कही गई है, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत इस बजट के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से जो मोटे मोटे तौर पे बजट से संबंधित प्रश्न थे, हमने उसको जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों अभी तक हमारे बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों आपने घंटी नहीं बजाई है तो जाते जाते अपना प्यार मोहब्बत दिखाते जाइए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ऐसे ही अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।